वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष कोई अभी दिख ही नहीं रहा है। धर्मनिरपेक्षता का ये लोग ढोंग करने वाले लोग हैं। वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, सबसे बड़े सांप्रदायिक थे भारत में पंडित नेहरू, सबसे बड़े सांप्रदायिक हुए हैं निर्विवाद। एकदम पंडित नेहरू ही सबसे पहले सांप्रदायिक हुए हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर कानून कौन बनाया? पंडित नेहरू ने बनवाया धर्म के आधार पर। मुसलमानों को पंडित नेहरू जो थे वो भारत को इस्लामिस्तान बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ये कानून बना दिया कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है, हिंदू 1 से अधिक नहीं करेगा। तो मुसलमानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि संख्या बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, फुर्ती से अपनी संख्या बढ़ा लो कि जैसे भारत पाकिस्तान बन जाए। तो उन्होंने सांप्रदायिकता के बल पर मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए और हिंदुओं को समान अधिकार भी नहीं दिए। क्या आज तक दुनिया में जो बहुसंख्यक होता है वो विशेष अधिकार चाहता है और अब अल्पसंख्यक समान अधिकार चाहता है? दुनिया भर में जो अल्पसंख्यक है वो कहता है कि हमको बराबर का अधिकार दो। भारत एक ऐसी जगह है कि जहां अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार दिया जा रहा है और बहुसंख्यक को समान भी नहीं दिया जा रहा है। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया 70 साल तक, क्योंकि उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया हिंदुओं को। यही आप हमको बता दीजिए कि हिंदू अब 4 शादी नहीं कर सकता है, मुसलमान कर सकता है। तो हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी कहती है। धार्मिक मान्यता क्या होती है? धार्मिक मान्यता धर्मगुरु ने बताएगा। सरकार ने कानून बना करके क्यों प्रतिबंध लगाया? सरकार ने प्रतिबंध लगाया हमारे ऊपर ना। उस समय हमारी धार्मिक मान्यता तो थी कि 100 शादी कर सकते हैं, तो आपने हमको तो रोक दिया एक पर। क्या जरूरत थी हिंदू कोड बिल बनाने की? भारतीय कोड बिल बनाते। तो नेहरू शुद्ध सांप्रदायिक व्यक्ति थे। नेहरू जी ने गांधी की सारी नीतियों को उलट दिया। मोदी जी कहीं हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कानून नहीं दे रहे हैं। मोदी जी का सीधा ये कहना है कि हम सबको बराबर अधिकार देंगे, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। ये तैयार तो हो जाए कांग्रेसी कॉमन सिविल कोड के लिए। जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है वो समान अधिकार देने के विरुद्ध है और कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष होते ही नहीं हैं। बीजेपी के जो लोग हैं वो हैं धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता की बात करता है वो धर्मनिरपेक्ष है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको आप सांप्रदायिक कह सकते हैं। वो बैकग्राउंड उस समय था। 5 अक्टूबर 2017 के बाद ये बैकग्राउंड सब बदल गया। बीजेपी की नीतियां, संघ की नीतियां बदल गई उसके बाद। आज भी बीजेपी को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं, ज्यादातर लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी के फॉलोअर्स नहीं, सावरकरवादी केवल। पहले संघ जो था वो सावरकरवादियों के दबाव में था। अब वर्तमान में सावरकरवादी थे प्रवीण तोगड़िया वगैरह, प्रवीण तोगड़िया, उद्धव ठाकरे, ये जो सावरकरवादी थे उस समय, ये अब किनारे हो गए। किनारे हो गए तो संघ की लाइन ठीक हो गई। अब मोहन भागवत और मोदी ये दोनों मिलकर के बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति में तुष्टीकरण अभी कम होता जा रहा है पहले की तुलना। जो तुष्टीकरण 10 साल पहले था उसकी मात्रा अब घट गई। अभी भी तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस ही चल रही है। अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश और ये जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए को वो लोग कहते हैं कि मुसलमान जो घुसपैठिए हैं वो शरणार्थी हैं। शरणार्थी कैसे हो गए? वो तो घुसपैठिए हैं। तो अभी जो चुनाव की जो लिस्ट बन रही है SIR, विदेशियों को बनाए रखना चाहते हैं बहुत बेशर्मी से। तो विदेशियों को शामिल करा के पिछले सरकारें, मोदी के पहले की जो सरकारें थी, वो विदेशियों को मतदाता बनाकर चुनाव जीत जाते थे लोग। अब विदेशी लोग निकाले जा रहे हैं, इनके सामने हारने का खतरा दिख रहा है।
तो अब भारत सरकार किसी को तुष्टीकरण पर नहीं चल रही है अभी। बिल्कुल होना, सरकार है ही है मैनेजर। शासक कौन है? शासक है लोक, लोक है मालिक, तंत्र है मैनेजर। तो जो सरकार है वो तो पूरा माने शुद्ध मैनेजर है। सरकार, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है ये व्यक्ति की शासक है, लोक की मैनेजर है। जब लोग, हमारे परिवार में 15 लोग हैं, 15 लोगों का एक मुखिया चुना गया। मुखिया जो है वो शासक है हर 15 व्यक्ति पर, सब पर। लेकिन जब ये 15 लोग बैठ जाएंगे तो मैनेजर हो जाएगा वो। मोदी जी भी वर्तमान समय में कह रहे हैं अपने को सेवक, ये मान कहा रहे हैं। समाज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रही है सरकार भी। सरकार तो अपने को गवर्नमेंट ही कहती है ना। सरकार गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? लोक की। देखिए, हमारे परिवार में अगर एक मुखिया है तो मुखिया की बात हम भी मानने को बाध्य हैं, हर आदमी। लेकिन जब 15 लोग बैठ जाएंगे तो 15 लोगों के आदेश को मुखिया मानेगा। तो मुखिया 15 लोगों का सामूहिक मैनेजर हुआ और व्यक्तिगत शासक हुआ। कोई व्यक्ति परिवार के मुखिया को आदेश नहीं दे सकता, उसको आदेश पालना होगा। और जब परिवार इकट्ठा हो जाएगा तो मुखिया को पालन करना पड़ेगा। परिवार आदेश दे सकता है मुखिया को। यही तो है थ्योरी। क्या सरकार मान रही है अभी इसको? हम लोग तो यही चाहते हैं कि समाज के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। महिला सशक्तिकरण धूर्तता है, समाज को लड़ाने के लिए अलावा कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण हो कि पुरुष सशक्त हो, ये परिवार तय करेगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले? एक 3 पैर की दौड़ हम दौड़ रहे हैं। मेरा और एक महिला का, दोनों का पैर बंधा हुआ है। यही ना परिवार व्यवस्था है। सामूहिक रूप से दौड़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर धूर्त महिलाएं सशक्त हो गई, ब्लैकमेल कर रही हैं। एक रात में जिनको 100 रुपया लेना चाहिए था वो 1 लाख रुपया ठग रही हैं। और एक बात आपको और बता दें कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर गरीब महिलाएं बेचारी तबाह हो गई, बहुत परेशान है सब जगह। क्योंकि पहले, आज से 10 साल पहले, जो गरीब घरों की महिलाएं थी, कहीं कहीं काम करती थी, नौकरी करती थी, तो उन पुरुषों से उन्हें कुछ मिल जाता था अलग से भी, सेक्स के नाम पर उनकी कमाई हो जाती थी बेचारी की। भी मिल जाता था, पैसा भी मिल जाता था। अब तो डर हो गया, कानून का इतना ज्यादा खतरा पैदा हो गया कि उनकी सबकी रोजगार बंद हो गया बेचारी का। ये धूर्त महिलाएं। आप हमको एक बात ये बताइए कि आपके पास कुल क्षमता 100 की है। अब आपने 100 को जो आप पहले 100 लड़कों को भर्ती करते थे, अब 50 लड़कों को निकाल करके 50 लड़कियों को भर्ती कर लिया आपने। क्या समाज में बदलाव आ गया इससे? आधी आबादी को आपने दे दिया, मैं मान रहा हूं, और आधे लड़कों को बाहर कर दिया। बदलाव समाज को क्या लाभ हुआ इससे? मैं एकदम मान रहा हूं आधी आबादी, न्याय हुआ उनके साथ। हाँ। न्याय हुआ। व्यवस्था तो कमजोर हो गई आपकी, प्रोडक्टिविटी उतरी ही रही। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन तो उतना ही रह गया। न्याय मिल गया लड़कियों को, ये बात भी सही है कि न्याय मिल गया। और आपका उसमें कितना मेहनत हो गई, क्योंकि आप जो मिलावट रोकते, आप जो नक्सलवाद रोकते, आप जो आतंकवाद रोक दे, वो ताकत आपने लगा दी है महिला और पुरुष के बीच में। और इससे बढ़ा क्या आपका निर्यात बढ़ जाएगा। आप हमको एक बात ये बताइए, आपने दे दिया आरक्षण, आदिवासियों को दे दिया, दलितों को दे दिया। मान लीजिए आपने जो दिया आरक्षण, तो 25 दलित और 25 आदिवासी, इन सबको आपने वहां पर दे दिया और उन लोगों को हटा दिया। समाज में क्या बदलाव आ गया? न्याय मिला। न्याय देने में
आपकी ताकत लग गई। क्या वो प्रायोरिटी थी आपकी? आपकी प्रायोरिटी अभी थी नक्सलवाद रोकना, आपकी प्रायोरिटी थी आतंकवाद रोकना, आपकी प्रायोरिटी थी निर्यात बढ़ाना, आपकी प्रायोरिटी थी आयात घटाना, आपकी प्रायोरिटी थी मिलावट रोकना, और आपने सारा काम छोड़ करके लगा दिया कि इनको वहां बैठाओ और उनको वहां से हटाओ। मैं तो समझा ही नहीं कि इससे क्या हो गया। आपका उत्पादन बढ़ गया कि आपको कोई नक्सलवाद रुक गया उससे? क्या रुक गया? लाभ क्या हुआ कुल समाज को, ये बताइए हमको। समाज से आपने उनको निकाल दिया, उनको बिठा दिया, क्या लाभ हो गया?